बात हुई है? हाँ, बात हो गई, सब बात। थैंक यू भैया। तेज बोलना, थैंक यू। आवाज में दम रखना। चलिए चलिए ना। यदि आप बोलेंगे तो बोलना स्टार्ट करो। ठीक है। सर्वप्रथम कचेर समाज के सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों व माताओं को मेरा यथोचित प्रणाम। अखिल भारतीय कचेर संगठन के अध्यक्ष श्री शंकरलाल कचेर जी सतना, श्री राजकिशोर कचेर जी लखनऊ, श्री रामबदन वर्मा जी भोपाल, श्री पूरन भारद्वाज जी सतना एवं समस्त कचेर परिवार का आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज मैं अपना लाइव देने आई हूँ। इसी तारतम्य में मैं स्वर्गीय श्री श्यामले प्रसाद आर्य जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बबेरू, स्वर्गीय सुरेश प्रसाद तोमर जी अमरपाटन और स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद बग्गड़ जी सीधी, इन सभी आदरणीयों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये मेरा पहला लाइव सेशन है एंड मुझसे पहले जो भी लाइव आए हैं, मतलब जिन्होंने भी लाइव सेशन अटेंड किया है, तो मुझसे बहुत बड़े हैं, मीन्स मैं उन सबसे बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत स्ट्रगल किए हैं एंड उन्होंने बहुत कामयाबी भी हासिल की है। बट मेरी ये अभी स्टार्टिंग है, मेरी जर्नी की स्टार्टिंग है। मैंने अभी अपनी जर्नी पे फोकस किया है एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतनी कम एज में मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मुझे समाज के सामने अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। तो मैं राजकिशोर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे उन्होंने इस काबिल समझा। मैं अपने परिवार का परिचय देना चाहती हूँ। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री श्याम वल्लभ तोमर है। मेरी दादी का नाम स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी तोमर है। मेरे पिता का नाम श्री कुलदीप तोमर है व मेरी माता का नाम श्रीमती संगीता तोमर है।
मेरे पापा 2 भाई और एक बहन है। मीन्स मेरे एक चाचू और एक बुआ है। मेरी बुआ का नाम ज्योति तोमर है, जो कि अभी चिल्हारी में सेटल हो गई हैं। और मेरे फूफा जी का नाम कमला प्रसाद तोमर है, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, मुझे अपनी बेटी के समान मानते हैं। और मेरी मम्मी जो है वो हनुमाना से बिलोंग करती हैं। मीन्स मेरा जो ननिहाल है वो हनुमाना का है। मेरे नाना जी का नाम श्री मदन चंद कचेर है और मेरी नानी का नाम फूलमती देवी है। मेरे एक्चुअली 4 मामा हैं और एक मौसी हैं। मेरी मासी रामपुर में है और मेरे 3 मामा जो हनुमाना में रहते हैं और एक मामा मेरे सीधी में रहते हैं। मेरे बड़े मामा का नाम श्री मोहन लाल तोमर है, जो कि हमारे समाज में वो एक्टिव रहते हैं। अब मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं एक ख़ास सदस्य के बारे में बताना भूल गई, जो कि मेरा छोटा भाई है। वो मुझसे 11 साल का छोटा है। उसका नाम काव्य तोमर है। वो अभी 5th क्लास में स्टडी करता है। वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत मस्ती करता है। उसको मतलब छोटा छोटा पॉइंट मिल जाता है। जैसे आप जानते हैं ना कि हर भाई बहन में लड़ाइयाँ होती है, सो हमारे बीच में भी होती है। उसको थोड़ा भी पॉइंट मिल जाता है तो वो शुरू हो जाता है मुझसे लड़ना। बट हम दोनों में प्यार भी बहुत है, हम दोनों रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं एक दूसरे की। ये था मेरे परिवार का परिचय। अब मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम ऋचा तोमर है। मैं मध्य प्रदेश के सतना से बिलोंग करती हूँ एंड मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अब स्टडी की बात आई है तो मैं अपने स्कूलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ आप सभी से। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था एक्चुअली। और आप सभी जानते हैं कि बचपन में उतना बच्चों पे बर्डन नहीं रहता था, उतना प्रेशर नहीं रहता था पढ़ाई को लेके। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग क्लास में जाते हैं, वैसे ही हमारा प्रेशर, हमारे ऊपर बर्डन आने लगता है। फिर एक फेस आता है जब मीन्स मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ, जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है। उसमें कहीं ना कहीं सबको थोड़ा बहुत तो टेंशन रहती है कि उनका क्या होगा, वो पास होते हैं या फेल होते हैं या फिर कैसा उनका एग्ज़ाम जाता है, क्योंकि हमें बोर्ड के बारे में कुछ नहीं पता रहता था। ये तो अभी 5th और 8th का बोर्ड होता है, वरना पहले तो हमारा सीधे 10th और 12th का ही होता था। सो मेरा भी पहला बोर्ड था 10th में और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी उसको लेके। बट मेरे घर से ये प्रेशर नहीं था कि मीन्स मेरे फैमिली को मुझ पर मतलब पूरा भरोसा था कि हाँ मैं अच्छे परसेंटेज लेके आऊँगी, क्योंकि उन्हें पता था मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। सो मेरे घर से मुझे कोई बर्डन नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। बट मेरे टीचर्स मुझे प्रेशर कर रहे थे कि हाँ मतलब एक माइंड सेट था कि मुझे इतने परसेंटेज ला के देने हैं उनको। सो मेरा 10th कंप्लीट हुआ और मुझे 10th में 83 परसेंटेज आए थे, जिसके लिए मुझे समाज के साइड से सम्मानित भी किया गया था। फिर बात आती है हमारी 11th क्लास की, जहाँ हमें एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिस पे मैंने कॉमर्स चूज़ किया था। मैं कॉमर्स के साथ अपनी स्टडी आगे मतलब ले जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मेरा उसमें अलग ही मतलब मन लगा हुआ था, मुझे वो पसंद था, मुझे अकाउंटिंग पसंद थी और मुझे उस फील्ड में भी जाना था। सो मैंने कॉमर्स चूज़ किया। मैंने अपने फैमिली को भी बताया कि मेरा मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैंने उनके सामने रखा कि हाँ मैं इस वजह से इस सब्जेक्ट को चूज़ कर रही हूँ। एंड मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट भी किया है इस बारे में। बट जो हमारे नेबर्स होते हैं, मतलब और बाहर के लोग होते हैं, उन्होंने इस बात को निगलेक्ट किया। वो मतलब कहीं ना कहीं बोलते थे कि मीन्स तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो, तो तुम कॉमर्स ही क्यों ले रही हो? तुम मैथ ले सकती हो, तुम साइंस ले सकती हो, और भी सब्जेक्ट है, तुम वो ले लो, तुम कॉमर्स पे ही क्यों जा रही हो? सो
मैं कॉमर्स इसलिए चूज़ की क्योंकि वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मेरा उस पर इंटरेस्ट है, मेरा उस पर मन लगता था, इसलिए मैंने चूज़ किया। और मैं उन सबको यही बोलना चाहती हूँ, अगर मैं कॉमर्स नहीं लेती, अगर मैं मैथ या फिर साइंस लेती, तो क्या मेरा उतना ही मन लगता जितना मेरा अभी कॉमर्स में लग रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा मैथ और साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैं उस सब्जेक्ट को लेके आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो मैंने कॉमर्स के साथ अपने 11th कंप्लीट किया, फिर मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। 12th में एक्चुअली मेरा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाया था बिकॉज़ उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा फैल चुका था और लॉकडाउन लगे हुए थे, सो एग्ज़ाम भी कैंसिल थे। बट मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी अपने एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि मेरे 10th में 83% आए थे और मैं 12th में नहीं चाहती थी कि मेरा इतना परसेंटेज आए। मैंने 12th में एक माइंड सेट किया था कि मुझे 95 अबव लेके ही आने हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट ठीक है, हो गया जो भी था। 12th में भी मेरे 83 सेम ही परसेंट आए थे। बट मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि लॉकडाउन था, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे और कुछ बाहर जाके हम सीख भी नहीं सकते थे। सो मैं घर में रह के लॉकडाउन में खाना बनाना सीखी और कुछ क्रिएटिविटी भी की मैंने। यही अगर मीन्स लॉकडाउन नहीं होता और जो नॉर्मल डेज चल रहे थे वो होता, तो शायद मैं उसमें कुकिंग नहीं सीख पाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं किचन में भी अपना टाइम दे सकूं। सो ये प्लस पॉइंट था कि मैंने लॉकडाउन में सॉरी मैं कमेंट करने लगी थी। मतलब यही था कि प्लस पॉइंट था कि मैंने उस टाइम पे लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा। मैंने खाना बनाना सीखा, मैंने घर में क्रिएटिविटी वगैरह भी सीखी है और मैंने की भी है बहुत कुछ। फिर मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मीन्स मैं बोल लेती हूँ, मुझे हिंदी में काउंटिंग में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई फ़ोन नंबर बोल दिया हिंदी में, सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊँगी कि ये क्या बोल रहे हैं, और मैं अदर पर्सन से पूछती हूँ कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ये था थोड़ा रीज़न, और मेरी मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है हिंदी में लिखने में। मेरे दादाजी जो थे वो मेरी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, उनको मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो मुझे मेरे सिलेबस के बाहर की चीज़ें सिखाते थे, और मीन्स मुझे जो डिक्टेशन मीन्स इमला जो होता था वो मेरा करवाते थे, मुझे काउंटिंग सिखाते थे, एंड भी बहुत कुछ थी जो वो करवाते थे। बट जब मैं 9th क्लास में थी तब वो कहीं मुझे मतलब मेरी फैमिली को छोड़ के चले गए थे, वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से मेरा उस चीज़ पे फोकस नहीं गया। मीन्स जो मेरा सिलेबस था मैं उस पर ही फोकस करती थी। फिर जो मेरी काउंटिंग थी, मेरा हिंदी इम्प्रूव करना, वो सब मैं साइड पे छोड़ दी, सिर्फ सिलेबस पे फोकस करती थी, और वो अब सेम वैसे ही चलता आ रहा है। फिर मैं बात करती हूँ कॉलेज की। मैंने अभी आपको बताया कि मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मेरे 85% आए थे। बट मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था। हुआ ये था कि मेरी दादी की ये लास्ट अगस्त से मीन्स इसी टाइम से उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी थी। हम मतलब मेरे पापा ने और फैमिली ने घर के उनका 2-3 जगह ट्रीटमेंट करवाया था, बट एक्चुअली ऐसा पता नहीं चल रहा था कि उनको हुआ क्या है। सो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है, चलता गया। आया सितंबर टाइम की बात है, मीन्स नवरात्रि के सेकेंड डे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और उन्हें हमें एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल में, और वो 1 वीक के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी।
मैंने जो 1 वीक का जो टाइम था उस पे मैंने अपनी पढ़ाई, मेरा जो भी जिस भी चीज़ में मेरा कंसंट्रेशन रहता था वो सब मैंने साइड पे किया और मैंने सिर्फ अपनी दादी पे फोकस किया, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं सिर्फ दादी के साथ पूरा टाइम रहती थी। रात में मेरे पापा भी आ जाते थे और दिन में वो वापस चले जाते थे, बाकी टाइम मैं ही उनके साथ रहती थी बिकॉज़ मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। सो मुझे बस ये लग रहा था उस टाइम पे कि मेरी दादी किसी तरह भी ठीक होके घर आ जाए, और एक्चुअली ऐसा हुआ भी, वो ठीक होके घर भी आ गई। बट जो किस्मत में लिखा होता है वो तो कहीं ना कहीं मिलता ही है। सो उनकी तबीयत फिर से धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और ऐसा होते होते उनका 6 मंथ हुआ और अभी लास्ट जनवरी में वो एक्सपायर हो गई हैं। जो ये 6 मंथ का टाइम था उसमें मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, मेरा सब चीज़ से फोकस हट चुका था। बस मुझे मेरी दादी दिख रही थी उस टाइम पे, बस लग रहा था किसी तरह वो ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोड़ के जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में होता है, एक पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी न किसी से अटैच होते हैं और मन में कहीं ना कहीं उनको खोने का डर होता है, जो कि मेरे मन में भी था। फिर मेरे पापा जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे और मैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली सब तरह से मैं दादी के साथ अटैच थी और सपोर्ट कर रही थी उनको। थोड़ा भी मैं फील नहीं होने दे रही थी कि वो बीमार है या फिर मतलब उनको कुछ हो जाएगा ऐसा। जब दादी का लास्ट टाइम चल रहा था तो सिर्फ मैं उनके पास थी और मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्ट रहेगा कि उन्होंने लास्ट टाइम मुझसे हेल्प मांगी थी, वो चाहती थी कि मैं उनको बचा लूँ, बट ऐसा पॉसिबल था नहीं और मैं उनको बचा नहीं पाई थी। मुझे लगता था कि अगर मतलब मैंने जितनी उनकी सेवा की है, जितना मैंने उनकी केयर की है, अगर मैं उसका थोड़ा और मतलब कर पाती तो शायद आज वो मेरे साथ होती और मुझे अगर देख रही होती तो वो मुझे बहुत प्राउड फील कर रही होती मुझ पे। मुझे एक्चुअली जो मैं बीकॉम के साथ साथ एसएससी की तैयारी भी कर रही हूँ, बट ये मुझे करना नहीं था क्योंकि मेरे माइंड में सेट था कि मुझे सीए करना है। जो मेरे 11th-12th के टीचर्स थे उन्होंने मुझे 11th-12th से ही थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करवाना शुरू कर दिया था सीए के लिए, बट वो उतना काफ़ी नहीं था। मुझे सीए करना था, उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता, मुझे बाहर से स्टडी करनी होती, बट मेरी दादी की कंडीशन सही नहीं थी तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती थी और मेरे घर में थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी था जिसकी वजह से मुझे सीए को अपने साइड में करना पड़ा। उसके बाद मैंने एसएससी को चूज़ किया, बट इन फ्यूचर मुझे सीए का अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है करने के लिए या थोड़ा भी मुझे होप लगता है कि मैं सीए कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको आगे लेके जाऊँगी और मैं उसको कंप्लीट करना चाहूँगी। ये मैंने अपने स्टडी के बारे में बताया। मुझे जितनी रुचि मेरे स्टडी में थी उतना ही मुझे मेरा प्यार मेरे डांस से था। अगर मैं स्टडी को साइड पे रख के बोलूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा डांस है। डांस से जीवन में मुझे एक आत्मविश्वास मिलता है। मीन्स अगर मुझे कोई भी टेंशन रहता, कैसी भी टेंशन है, स्टडी से रिलेटेड है, फैमिली इशू है या कुछ भी मेरे को टेंशन होता है, जब मैं डांस कर रही होती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे उस टाइम पे सिर्फ अपने डांस पे फोकस रहता है। मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ जब मैं डांस कर रही होती हूँ। एक मुस्कान जो स्वाभाविक रूप से निकलती है, जिसका जो इस बात का प्रमाण देती है कि जब मैं डांस कर रही होती हूँ तो मैं कितना ज़्यादा खुश होती हूँ। मुझे डांस के 3 से 4 फॉर्म आते हैं। मैं बॉलीवुड डांस कर लेती हूँ, मैं सालसा कर लेती हूँ, मैं बैली डांस कर लेती हूँ, प्लस मेरे को बैकिंग भी थोड़ी बहुत आती है।
एंड मैं डांडिया गरबा भी बहुत करती हूँ। मैंने स्कूल में बहुत सारी परफॉर्मेंस दी है जिसके लिए मुझे बहुत अवार्ड भी मिले हैं। मैं अपने सिटी के बाहर भी जाके डांस की हूँ, वहाँ भी मैंने परफॉर्मेंस दी है, वहाँ भी मुझे बहुत अवार्ड मिला है, मुझे बहुत सम्मानित भी किया गया है। एंड मैं अपनी बुआ के यहाँ गई हुई थी बरही, वहाँ पे गरबा कंपटीशन था। मीन्स मैं नवरात्र के टाइम पे गई थी, तो नवरात्र में तो ऑलरेडी होता ही है सब जगह गरबा, तो वैसे वहाँ भी हो रहा था। वहाँ पे मतलब मैं इस माइंड से नहीं गई थी कि मुझे वहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही है, मैं सिर्फ एज अ कंटेस्टेंट देखने गई थी। हाँ, मैं देखने की उसमें से ही गई थी, बट मुझे वहाँ के लोगों ने बोला अगर तुम आई हो तो तुम पार्टिसिपेट करो। सो मैंने घर पे अपने पूछा, अपने घर में बताया कि मुझे ऐसा करना है। सो मुझे घर से भी सपोर्ट मिला, उन्होंने भी बोला कि तुमको आगे बढ़ना चाहिए, तुमको करना चाहिए। सो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे एक्चुअली 3 कंपटीशन हो रहे थे, एक गरबा क्वीन का कंपटीशन था, एक डांडिया का था और एक डांस का था, और तीनों में मैं फर्स्ट आई थी। वहाँ पे मुझे तीनों के लिए अवार्ड मिला था। मीन्स मैंने वहाँ से भी मतलब अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाया दूसरे सिटी जाके भी। एंड मैं आगे भी ऐसे ही चाहती हूँ, अगर मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है डांस को लेके, सो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी और आगे बढ़ूँगी। मुझे डांस के लिए भी बहुत सारे अवार्ड सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। एक्चुअली मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने डांस सीखा है या फिर मैं डांस क्लास ज्वाइन की थी, मैं कहीं से सीख रही हूँ। सो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कभी डांस नहीं सीखी, मैं कभी कोई क्लास ज्वाइन नहीं की हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं अपने से कर रही हूँ, मैंने कभी क्लास नहीं लिया। मैं बचपन से ही डांस कर रही हूँ, मुझे डांस बहुत पसंद है। मेरे घर पे मीन्स जब मैं घर में डांस ऐसे ही कर रही होती थी तो मेरी दादी मुझे बोल बोल के थक जाती थी कि अब रुक जाओ, थक जाओगी। बट मैं नहीं रुकती थी और मेरी जगह मेरी दादी थक जाती थी बोलते बोलते। सो ये एक डांस का जुनून था मेरे ऊपर और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फील्ड को चूज़ की। मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मैं अपने फैमिली को प्राउड फील करा रही हूँ, क्योंकि लोग मुझे देखते हैं, मेरे डांस की वजह से मुझे जान रहे हैं, मेरी स्टडी की वजह से मुझे जान रहे हैं। रामनवमी पे रैली निकलती है हमारे मतलब सिटी में, और लास्ट ईयर हमारे समाज के साइड से भी रैली निकली थी और उसमें मुझे सीता माँ का रोल करने के लिए कहा गया था। बट मेरे माइंड में ये था ना कि मीन्स रैली है, उसमें बैंड भी होगा, डीजे भी होगा। सो अब डीजे है, बैंड है, तो मुझे डांस करना है, मुझे डांस करने का मौका मिलेगा। एंड मेरे माइंड में ये भी था कि सीता माँ का रोल करना है। मीन्स अब सीता माँ का है, वो सभी के नसीब में नहीं होता है, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मुझे मिली। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं किसको चूज़ करूँ। सो मैंने उस टाइम अपने डांस को साइड पे रख के सीता माँ का रोल किया, और जिसके लिए मुझे अपने समाज की तरफ से सम्मानित भी किया गया। शंकर लाल जी और पूरन भारद्वाज के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। मुझे क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद है, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ। मुझे मतलब मैंने सीखा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी है, लॉकडाउन पे कहीं बाहर सीख नहीं सकते थे, तो टेक्नोलॉजी यूट्यूब है, उस पर मैंने सर्च किया, मैंने सीखा, कुछ नया नया मतलब ट्राई किया। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि हमें हमारी लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब सीखना ही चाहिए। मीन्स क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है। मिस्ट्री मुझे रहस्यमयी चीज़ें जानना बहुत पसंद है। मीन्स मेरे घर पे देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। मीन्स मेरी दादी उनको बहुत ज़्यादा मानती थी, और मैं बचपन से ही दादी से ये भगवानों की, देवी देवताओं की स्टोरी सुनते आई हूँ।
सो मुझे भगवान के बारे में जानना, उनकी रहस्य के बारे में जानना, मंदिरों का रहस्य जानना, ये सब बहुत पसंद है। और मैं वो सब पढ़ती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ। मीन्स ये है कि मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव भी है और उनके बारे में बहुत नॉलेज भी है। 2015 में, हाँ 2015 में इस्कॉन, पुणे से इस्कॉन टीम आई थी। अब मुझे कंफर्म क्लियर तो नहीं पता, बट हाँ इस्कॉन की टीम आई थी जिन्होंने भागवत गीता टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस का अरेंज करवाया था। सो मुझे जैसे इन सब चीज़ों पे बिलीव है, मैं इन सब के बारे में जानती हूँ, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैंने उसका एग्ज़ाम क्लियर किया, जिस पे मैं अपने सतना में टॉप 2 में आई थी, जिसके लिए मुझे स्कूल साइड से सम्मानित भी किया गया था। जो इस्कॉन के हेड थे उन्होंने मुझे एक भागवत गीता ऑर्नामेंट एंड एक शॉल मुझे गिफ्ट में प्राइज़ में दिया था, जो कि मैं अभी तक संभाल के रखी हूँ और आगे भी उसको रखूँगी। और ये तो मैंने थोड़ा बहुत जो मैं करती हूँ वो बताया। अब जब मैं मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना, मतलब मैंने प्लान नहीं किया था या फिर माइंड में नहीं था कि मुझे बनना है। मैं बचपन से ही, मतलब जैसे मैं लेडीज़ों को देखती थी, महिलाओं को देखती थी, वो तैयार होकर कितनी सुंदर लगती थी। सो मेरे मन में था कि हाँ मुझे भी तैयार होना पसंद है, मैं भी तैयार होंगी तो मैं भी सुंदर लगूंगी। सो मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत करती थी। फिर जब मैं 12th में गई तब मुझे कहीं ना कहीं माइंड में आया कि मुझे अब इस फील्ड में भी जाना है, मुझे इस फील्ड में भी काम करना है। बट उस टाइम मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, तो मैंने उसको साइड पे किया। मैंने घर पे उस बारे में किसी से बात शेयर नहीं की थी, क्योंकि बोर्ड था तो मैं उसको साइड पे रख के सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कर रही थी। देन उसके बाद मैंने, जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो मैंने अपने घर पे अपने फैमिली से बताया कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे इस फील्ड को चूज़ करना है, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट और एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। सो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने सतना के A1 ब्यूटी पार्लर में मेरी ज्वाइनिंग करवाई, जहाँ से मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। मैंने अपना वहाँ से कोर्स कंप्लीट किया एंड अब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपना खुद का एक सैलून ओपन कर सकती हूँ। और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट और एक हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ। एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट मैं बन चुकी हूँ एंड मैं अपने आप को फ्यूचर में और प्रूव करना चाहती हूँ और मेहनत करना चाहती हूँ इस फील्ड में, और इसको अपने साथ आगे लेके जाना चाहती हूँ। जो मेरी मैम थी, मीन्स जो मुझे मेकअप के बारे में नॉलेज देती थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मीन्स जब मेरी दादी एडमिट थी तो मैंने 1 वीक की गैपिंग की थी। फिर जब मेरी दादी एक्सपायर हुई तब मैंने 15 से 16 डेज़ की गैपिंग की। सो उन्होंने मुझे समझा, मेरे सिचुएशन को समझा। मैंने मतलब बहुत जगह देखा है कि एक लिमिटेड टाइम होता है, अगर 3 मंथ है तो 3 मंथ ही वो कोर्स करवाएंगे, या फिर 6 मंथ है 6 मंथ ही करवाएंगे। बट यहाँ मैम ने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया, मुझे आगे और करने दिया, मुझे आगे बुलाई, मुझे एकदम डीपली नॉलेज दी इन सब को लेके। सो ये मेरा कंप्लीट हुआ एंड मैं इसके साथ साथ एक मेहंदी डिज़ाइनर भी हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टीचर भी हूँ। मुझे मतलब मेरा ये था नहीं कि मुझे ये टीचिंग वाला मतलब इस फील्ड में भी जाना है, बट जो नेबर्स थे
जो मेरे नेबर्स थे और जो कलीग्स थे उन्होंने बोला कि तुम बच्चों को ट्रेन करो, तुम उनको नॉलेज दो, उनकी क्लासेस लो। सो मैंने थोड़ा सोचा इस बारे में। मैंने भी उस बारे में थोड़ा सोचा समझा, अपने घर में भी कंसर्न किया, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस फील्ड में भी जाना चाहिए। मैं बच्चों को नॉलेज दूंगी, साथ ही साथ मुझे भी कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगा, मुझे कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो मैंने ये भी स्टार्ट किया। सो मुझे 2 साल पूरे हो रहे हैं कोचिंग, मतलब बच्चों को ट्रेन करते करते। एंड मुझे स्कूल से भी बहुत ऑफ़र आ रहे हैं कि मैं स्कूल में आऊँ और बच्चों को क्लासेस दूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर भी मतलब मैं उधर भी जाऊँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत वर्क रहते हैं। मुझे घर पे भी टाइम देना है, मुझे अपने पार्लर में भी टाइम देना है, मुझे अपनी स्टडी में भी टाइम देना है, बच्चों की क्लास मैं लेती ही हूँ घर में। सो बट इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा या फिर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं स्कूल में टीचिंग करने के लिए भी रेडी हूँ। मेरा ये है कि मुझे कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। चाहे मैं थोड़ा नॉलेज लूँ, लेकिन मैं हर चीज़ की नॉलेज रखना चाहती हूँ जो मेरे फ्यूचर में काम आए। और मैं अपनी मातृशक्ति को भी यही बोलना चाहती हूँ कि उनको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, उनको जो भी काम करना है वो मन लगा के करें। उनको जो भी बनना है, चाहे वो इंजीनियरिंग करना हो, डॉक्टरिंग करना हो, आपको सीए बनना है, आपको एससीएस करना है, आपको जो भी करना है आप अपने मन से करो, सच्चे दिल लगा के करो और उसको इतना कामयाब करो कि आप एक दिन सक्सेस पाओ, अपने फैमिली को प्राउड फील कराओ, अपने समाज का नाम रोशन करो। एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप चलो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हो, आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लेते हो कि आपको हाँ ये मुझे करना है, बट मैं ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ एक पे ही फोकस करो। वो तो आपका मतलब साथ में रहेगा हमेशा के लिए, बट उसके अलावा भी आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ में ध्यान देना चाहिए, सब कुछ आपको सीखना चाहिए। एंड यही था। मैंने आपको बताया कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे सेमिनार भी अटेंड किए हैं। मैं अदर सिटी जाके वर्कशॉप अटेंड की हूँ और मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं। मैं बहुत सेमिनार वर्कशॉप मतलब सब कुछ मैंने अटेंड किया है और मैं वहाँ से भी बहुत कुछ नॉलेज ले रही हूँ। और उसके लिए भी मुझे सर्टिफिकेट्स बहुत सारे मिले हैं। आप लोग ग्रुप में देखे ही होंगे, मेरे मौसा जी मीन्स पूरन भारद्वाज वो डालते ही रहते हैं। सो ये मैंने अपने बारे में बताया। मुझे अपने फील्ड में चीज़ों को सीखना बहुत पसंद है, चाहे वो डांस से हो, चाहे वो स्टडी है या फिर मेकअप आर्टिस्ट का है, हेयर स्टाइलिस्ट का है, कुछ भी है, मुझे सीखना बहुत पसंद है। मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है अगर मैं कुछ नया सीखने जाती हूँ। एंड मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि मैं आगे भी जो जो मुझसे हो सकेगा वो मैं सीखूँगी। मैं आगे अभी ये मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट अलग है और स्किन ट्रीटमेंट के बारे में जानना, हेयर ट्रीटमेंट के बारे में जानना ये अलग है। तो मैं अब इसकी तैयारी करना चाहती हूँ। मैं आगे चल के इसके बारे में डिटेल लूँगी, इसकी नॉलेज लूँगी एंड मैं एक ये भी प्लेटफॉर्म सेट करूँगी कि फिर मैं आप लोगों की भी काम आऊँगी। अगर आपको स्किन केयर चाहिए होगा, स्किन हेयर ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड मैं अपनी मातृशक्ति से यही बोलना चाहती हूँ, अगर उनको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह की उनको हेल्प चाहिए मेरे से, तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी बहन और अपने मातृशक्ति की काम आ सकी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा हेल्प करने में। सो आप मुझसे बेझिझक बोल।
मैं आप सबसे एक बात और बोलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं सब मीन्स कहीं ना कहीं आप एक आइडियल सबकी लाइफ में होता है जिससे आप अपनी बात शेयर करते हैं। मेरी लाइफ में भी है। मैं अपने पूरण मौसा जी, मेरी श्रेया दी है, इनसे मैं बेझिझक अपनी बातें बोल सकती हूँ। उनसे मैं अपनी हर बातें शेयर करती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे मतलब मैं गलत भी होती हूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं समझाते हैं, मुझे अपनी राय देते हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक आइडियल होता है। अगर जिसके लाइफ में आइडियल नहीं रहते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप भी अपने लाइफ में आइडियल बनाइए। बिकॉज ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी से अपनी बात नहीं शेयर करते हैं, वो मन ही मन में अपनी बात रखते हैं और आगे चल के वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हैं। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं, वरना हमारी लाइफ के लिए ही मतलब दिक्कत होगी। अगर हम डिप्रेशन में जाएंगे हमें तो दिक्कत होगी, साथ में हमारे फैमिली को भी दिक्कत होगी, जो आपको पसंद नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके परिवार वाले, आपके जो परिजन हैं वो दुखी हो या फिर वो किसी तरह का टेंशन लें। आप ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन बनाइए जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ अपनी मातृशक्ति के लिए और अपनी बहनों के लिए कि हमारे समाज में पहले कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें हम अपनी बात शेयर कर सकें, अपने मन की बात बोल सकें, आप मतलब दूसरों तक पहुँचा सकें। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक मंच है जहाँ पे हम अपने दिल की बात खोल सकते हैं, अपनी मन की बात हम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, अपने समाज में बोल सकते हैं। तो मैं अपने जो मेरी बहनें हैं, जो आगे की आने वाली हमारी जनरेशन है, मैं उनसे यही बोलूँगी कि वो भी लाइव आए। उनकी जैसी भी जर्नी है, आपने जितना भी किया है आप अपने समाज में बताइए, अपने परिजनों को बताइए, अपने समाज में सबके सामने अपनी बात शेयर करिए। जैसे मैं आई हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसा बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे राजकिशोर जी ने मीन्स राजकिशोर भैया ने और पूरण मौसा जी ने हिम्मत दी कि मैं आऊँ और बोलूँ, क्योंकि मैंने अभी मेरी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँगी। मैं अपनी बहनों को भी यही बोल रही हूँ कि आपके पास जितना भी है आप आओ, थोड़ा बहुत ही बोलो, बट आपको बोलना चाहिए। आपको तभी समाज जानेगा, तभी आपको लोग पहचानेंगे। और बात रही सजेशन की, तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे कचेर परिवार में ऐसा तो है नहीं कि सब रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मिडिल फैमिली के लोग हैं, कुछ उससे भी नीचे हैं। और अब ये तो है नहीं कि सब मतलब इक्वल है, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से हैं जिनके पास खाने का भी मतलब पैसे नहीं रहते, उनके पास फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होती है। जब उनके पेरेंट्स के पास ही नहीं है तो उनके बच्चे कहाँ से पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे समाज के जो मतलब मिडिल फैमिली है, जो पुअर फैमिली है, उनको कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो मैं समाज से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर उनकी किसी भी तरह अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा। थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसा कोई पर्सन अपने समाज में हो कि उनकी फ़ीस कम करा सके स्कूल की, या फिर उनको मतलब आप जैसा भी मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, वो अपनी स्टडी। और समाजों में मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं होती हैं जो समाज में एक्टिव नहीं रहती हैं। हमारे समाज में भी है, कुछ महिलाएं हैं जो एक्टिव रहती हैं, जैसे हमारी उत्तरा वर्मा जी हैं, और भी जो हमारी महिलाएं हैं मातृशक्ति हैं, बहुत सी एक्टिव रहती हैं और बहुत सी जो है कि वो नहीं रहती हैं, उनको समाज में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं रहता है। और
कुछ ऐसी बहनें हैं, बच्चे हैं जो इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो मैंने अदर ग्रुप में देखा है, समाज में देखा है कि उनको एक्टिव करने के लिए वो लोग मतलब अपने समाज में कुछ कंपटीशन करवाते हैं, कुछ गेम्स मतलब करवाते हैं, ताकि जो अनएक्टिव पर्सन्स हैं, जो एक्टिव नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक्टिव हो, पार्टिसिपेट करें और अपने समाज को मतलब हमारे हित में जाए, हमारे समाज के। वो जब ऐड होंगे, वो हमारे समाज को समझेंगे, तभी कहीं ना कहीं हमारा समाज एक कम्युनिटी बनेगा, जितने ज़्यादा लोग ऐड होंगे। मुझे एक बात और कहनी थी आप सभी से कि लोग बात करते हैं कि एक कम्युनिटी बनाओ, एक समाज बनाओ। चलो, हम समाज में तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट हमें समाज के बाहर भी ध्यान देना चाहिए। मीन्स चलिए, समाज में हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो हम सिर्फ समाज में ही जाने जाएंगे, हम समाज के लोगों को जानेंगे, समाज में ही एक दूसरे को पहचान पाएंगे। उसके बाहर हम एक दूसरे को मतलब लोग हमें नहीं जानेंगे। तो बेसिकली मेरा मतलब था कि हमें समाज के बाहर भी हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए ग्रुप बना के। और जो गरीब हैं, आप देखते होंगे हॉस्पिटल के बाहर कितने गरीब जो पुअर पीपल्स होते हैं, वो ऐसे ज़मीन में लेटे रहते हैं, उनके पास ना घर होता है, ना खाने के लिए कुछ होता है। आप मंदिर के बाहर भी देखते हैं, वहाँ भी बहुत पुअर पीपल्स जो होते हैं, उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं रहते, खाने के पैसे, मतलब वो कहीं से भी मतलब उनके पास कुछ नहीं रहता है। सो हमें उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। हमें उनको फ्रूट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, या फिर उनके लिए बेड्स, उनके लिए क्लॉथ्स, ये सब हमें उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे समाज को ही मतलब प्राउड फील होगा, हमारे समाज का ही नाम आगे जाएगा, और कहीं ना कहीं हमें उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारी फैमिली है जहाँ पे बुज़ुर्गों को, अपने माता पिता को लोग घर से निकाल देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, रोड में छोड़ देते हैं। हमें उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें वृद्धाश्रम जाना चाहिए और वहाँ पे उनके साथ मुझे मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारा कोई है। अगर उनके परिजन, उनकी फैमिली साथ नहीं दे रही है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। आप लोग थोड़ा इस टॉपिक में सोचिएगा और इसको आगे लेके जाइएगा, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन बाद हमारे भारत को मीन्स स्वतंत्र हुए 76 साल पूरे होने वाले हैं। मीन्स हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो जो हमारा देश है वो मतलब इस साल अपना 77th ईयर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमारे देश को 200 अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सदियों के संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी माना जाता है। हमें देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। गांधी जी के सत्य व अहिंसा के जो गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए और भारतीय सिद्धांतों में लिखी बातें हैं उन्हें अपनाना चाहिए। यही देश का सम्मान है। हमें कहीं ना कहीं मतलब अपने देश से
प्रेम तो है, सो हमें प्रण लेना चाहिए कि हम हमेशा अपने देश की रक्षा करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम अपने देश के लिए करेंगे और सबको एक समान मानेंगे। हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को जात पात से रिलेटेड मतलब उनको कुछ गलत नहीं बोलेंगे और मतलब किसी को हम अपने से कम नहीं समझेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर फक्र से उठ जाता है, सर फक्र से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। इस देश के वीर शहीदों की यह तिरंगा याद दिलाता है। बेटी तोमर, आपने बोला कि एक देशभक्ति का सॉन्ग हो जाए। सो मैं सिंगिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, मुझे सिंगिंग नहीं आती है, तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मुझसे ये सॉन्ग नहीं हो पाएगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा हिंदुस्तान की शान का है। आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं राजकिशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझे कि मैं लाइव आके अपनी लाइफ जर्नी के बारे में सबके सामने अपनी बात शेयर करूँ। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजकिशोर जी मीन्स जो राजकिशोर भैया हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी मातृशक्ति को, अपनी बहनों को लाइव आने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो आए लाइव और अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं, अपनी लाइफ जर्नी की बातें शेयर करें। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज के समय में लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं अपने लाइफ में कि उन्हें खाने का टाइम नहीं है, ना टाइम से सोने का है, ना अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं राजकिशोर जी अपने फैमिली के साथ साथ अपने वर्क को भी साथ में रखते हैं और साथ ही वो इस ग्रुप को भी चलाते हैं। सो मुझे उन पे बहुत फक्र है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो एक कम्युनिटी बना रहे हैं। और मैंने अभी तक किसी भी लाइव मतलब ग्रुप में नहीं देखा, अलग समाज में नहीं देखा कि समाज की बेटियों को, समाज की बहनों को लाइव बुलाया जाए और उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताया जाए। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद अपने मौसा जी का भी करना चाहती हूँ, मीन्स पूरन भारद्वाज का, जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, जिन्होंने मुझे बहुत समझा, उन्होंने मेरी हर बात को समझा। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा मीन्स किसी भी टाइप का मुझे कुछ भी इशू होता है तो मैं उनसे शेयर करती हूँ और वो मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। सो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरे कचेर समाज की टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊँ। और मैं आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं अगली बार जब आऊँगी तो एक नए विषय के साथ आऊँगी। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहे। और आप सभी का स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे, मैं यही कामना करती हूँ।
मैं अब अपना लाइव एंड कर रही हूँ। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।